हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी के थर्ड चैप्टर को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करेंगे किन चीज़ों के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि जो हमने पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंस के बाद फॉलो की, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को क्या नुकसान हुआ, उस या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, और हमने फिर अल्टीमेटली फॉलो की पॉलिसी ऑफ LPG। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रो पार्ट। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी ने जो इकोनॉमिक सिस्टम अपनी इकोनॉमी के लिए अडॉप्ट की, वो कैसी इकोनॉमी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली हमने क्या किया, हमने कोशिश की कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो भी एडवांटेजेस है उसे हम अपनी इकोनॉमी के अंदर ऐड करें और दोनों के डीमेरिट्स को हम लोग अपनी इकोनॉमी से हटाएं। पर एक्चुअल में ऐसा हम कर नहीं पाए। एक्चुअल में हुआ क्या कि हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था कि पब्लिक सेक्टर को हमने कैसा रोल दिया, मेजर रोल दिया, और प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस लगाया। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, डोमिनेट करती थी, रेगुलेट करती थी हमारी इकोनॉमी को, और प्राइवेट सेक्टर को हमने क्या किया, पूरी तरीके से इग्नोर किया। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने अपने पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और प्राइवेट सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर हुआ। अब ये जो 4 साल मतलब 1990 तक, ऑलमोस्ट 4 डिकेड तक जो पब्लिक सेक्टर का क्या था, डोमिनेंस था, उससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को हैम्पर हुआ। मतलब वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट बना। हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट जो हम अचीव कर सकते थे, उसमें ये प्रॉब्लम की तरह उभरा। अब वहीं कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो पब्लिक सेक्टर को हमने मेजर रोल असाइन किया, उससे इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ। वो 3 कारण क्या है, कैसे इंडियन इकोनॉमी को पब्लिक सेक्टर को मेजर रोल असाइन करने से फ़ायदा हुआ। सबसे पहला कारण है अचीव ग्रोथ इन सेविंग्स। हमारी सेविंग्स क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ। हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर कुछ ही इंडस्ट्रीज़ थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्ट कर सकती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डाइवर्सिफाई करने का, एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। और तीसरा और आखिरी आर्ग्यूमेंट है फूड सिक्योरिटी। हमने अचीव किया फूड सिक्योरिटी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम इंपोर्ट के थ्रू अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन या लैंड रिफॉर्म्स, ये सब के हेल्प से हमने क्या अचीव किया, फूड सिक्योरिटी को अचीव किया। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर को जो हमने मेजर रोल असाइन किया, उससे इंडियन इकोनॉमी को ये 3 फ़ायदे हुए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमने 1991 को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किया। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी मिजरेबल हो गई थी 1991 तक। अब इसका कारण क्या था, जो हमारी इकोनॉमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना पड़ा? तो सबसे पहला कारण था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर।
हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया है कि पब्लिक सेक्टर को हमने डोमिनेंट रोल असाइन किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 से लेकर 1990 तक। इन 40 साल के पीरियड में हमने पब्लिक सेक्टर को जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल असाइन किया था। लेकिन कुछ पब्लिक सेक्टर को इंटरप्राइजेज़ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था और कई सारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज़ तो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस में ऑपरेट कर रहे थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि रिफॉर्म हमें करना इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा रीज़न था डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, BOP भी बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंसेस। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब हो गया, व्हेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स, पेमेंट या फॉरेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स exceeds foreign receipts from exports। मतलब जब हमारा क्या इंपोर्ट के लिए पेमेंट एक्सपोर्ट से जो हम रिसीव करते हैं उससे एक्सीड करता है तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट इन फॉरेन पेमेंट। हमने डिस्कस किया था कि इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ्स लगाए थे और कोटास भी फिक्स किया था। हैवी टैरिफ एंड कोटास भी क्या था, फिक्स था कि आप एक सर्टेन लिमिट तक ही आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बावजूद जो है हमारी कंट्री के अंदर जो इंपोर्ट था वो शार्पली इंक्रीज़ किया और जबकि हमारे जो एक्सपोर्ट्स था वो उस रेट से नहीं ग्रो कर रहा था, काफ़ी स्लो रेट से ग्रो कर रहा था। इसके पीछे का कारण ये था कि जो हमारी क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी। और दूसरा कारण था कि जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स होते थे वो क्या होते थे, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते थे इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। फिर तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब कंट्री के अंदर प्राइसेस जो हो रहा था बहुत ज़्यादा, जनरल प्राइस लेवल जो था, सब चीज़ों की प्राइसेस क्या थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर शॉर्टेज थी। किस चीज़ की शॉर्टेज थी, एसेंशियल गुड्स की, जिसके वजह से उनके प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे थे और हमारी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, जिसके वजह से इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज़ कर रहे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारा काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। इसके पहले हम ये समझे कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो गिरा था ये इकोनॉमिक रिफॉर्म का वन ऑफ द रीजंस था। ये समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आखिर होता क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बेसिकली एक तरीके का क्या है, एक्सटर्नल एसेट जिससे कौन हेल्ड करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स। फॉरेन एक्सचेंज का बेसिकली मीनिंग होता है कोई भी करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, और उसी के रिज़र्व्स को, उसी के मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं जब हम करेंसी, जो अदर कंट्रीज़ की करेंसी के रिज़र्व जो हमने जमा किया उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स। तो ये एक तरीके का एक्सटर्नल एसेट है जो कौन हेल्ड करती है, तो ये हेल्ड करती है सेंट्रल बैंक।
ये रिज़र्व्स किसके पास मेंटेन होते हैं? सेंट्रल बैंक्स के पास, ताकि जब भी किसी भी तरह का डायरेक्ट फाइनेंसिंग का ज़रूरत हो, किस चीज़ का ज़रूरत हो? फाइनेंसिंग का ज़रूरत हो। फाइनेंसिंग का ज़रूरत कब, पैसे की ज़रूरत कब पड़ेगी? तो एक्सटर्नल पेमेंट्स में, एक्सटर्नल पेमेंट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व क्या है? एक तरीके का एक्सटर्नल एसेट है जो सेंट्रल बैंक हेल्ड करती है ताकि वो फाइनेंस कर सके एक्सटर्नल पेमेंट्स को। अब 1991 में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, एकदम काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट जो था हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो था हमारा इतना भी एडिक्वेट नहीं था कि हम इंपोर्ट कर पाए। जो हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट थी उसे 2 हफ्तों से ज़्यादा हम पूरा नहीं कर सकते थे। बस 2 हफ्ते के लिए ही हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बचा हुआ था। और इनफैक्ट जो इंटरनेशनल लेंडर्स जिनसे हमने लोन लेके रखा था उनको इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स ख़त्म होने वाला था। तो इसीलिए अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लेंडर नहीं था जो इंडिया को लोन देना चाहता था, लेंड करना चाहता था। फिर 5वां पॉइंट है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो गवर्नमेंट के रिवेन्यू से कई गुना ज़्यादा था। इस वजह से गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को ये एक्सपेंडिचर करने ही थे, इसे पूरा करने के लिए सरकार को बोरो करना पड़ता था। किससे बोरो करना पड़ता था? बैंक से या फिर पब्लिक से या इंटरनेशनल एजेंसीज से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और इस वजह से हमारी कंट्री का जो डेट था वो क्या हो रहा था? कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा था, राइज़ कर रहा था। फिर 6th और आखिरी रीज़न है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी का मैनेजमेंट था, कहीं ना कहीं जो हमारा कंट्री का फाइनेंशियल का क्राइसिस था वो हमारे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के ही कारण हुआ था। गवर्नमेंट को क्या था कि तो गवर्नमेंट जो थी वो इतना सरप्लस जनरेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरप्लस की किस लिए ज़रूरत थी? मतलब सरप्लस बेसिकली क्या था कि रिवेन्यू क्या होना चाहिए? एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार को सरप्लस मतलब पैसों की ज़रूरत थी। किस लिए? ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी और पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स के साथ क्या कर सके? डील कर सके। लेकिन जो हमारे पास जो था एडिशनल रिवेन्यू सोर्सेज इंक्रीज़ करने का, क्रिएट करने का भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, क्योंकि हमारी सरकार जो थी वो डेवलपमेंट प्रोग्राम पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा पैसा ऑलरेडी खर्च कर रही थी। तो ऑब्वियस सा बात है कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए अगर डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो इंटरनल सोर्सेज जैसे कि टैक्स से या फिर पब्लिक सेक्टर से उतना पैसा क्या कर सके, PSU से, पब्लिक सेक्टर यूनिट से क्या कर सके, उतने पैसे को जनरेट कर सके। इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो था इतना ज़्यादा एक्सीड कर गया था उसके रेवेन्यू से कि वो अनसस्टेनेबल हो गया था, उसे सस्टेन करना पॉसिबल नहीं था। कई बार तो ऐसा होता था कि हमें फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा था वो हम दूसरी कंट्री से बोरो करते थे और तब जा कर के इनफैक्ट हमारी कंट्री को बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कई बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कई बार लोन लेना पड़ता था ताकि हम अपने कंजम्पशन नीड को क्या कर पाए? पूरा कर पाए। हमारी सरकार ने भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए किसी भी तरीके का कोई ख़ास स्टेप नहीं लिया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। हमारे पास एक ये ऑप्शन था कि हम अपनी स्पेंडिंग को क्या करें? डिक्रीज़ करें, अपने खर्चों को डिक्रीज़ करें,
या एक दूसरा ऑप्शन ये था कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो करें। लेकिन दोनों में से किसी पे भी सरकार ने उतना फोकस नहीं किया। तो ये थे रीज़न्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।